भारत चांद पर पहुंच गया। आखिर चांद पर ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं कि जिसके पीछे साइंसदान मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं और चांद पर डेरे जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चांद की हकीकत क्या है? चांद पर पहुंचने से क्या फ़ायदा हासिल होगा? पाकिस्तान कहां खड़ा है? भारत के चांद पर जाने पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है? और चांद पर जाने की कंट्रोवर्सी को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा दावा है कि ये एक वीडियो देखकर आपको चांद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकेगी और साइंसदान क्यों मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं इसका भी बखूबी इल्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ऐसे इमरान हैदर। आप देख रहे हैं 14 स्टार यूट्यूब चैनल। चांद पर ऐसे कौन से ज़खायर हैं कि जिनके पीछे साइंसदान मुसलसल लगे हुए हैं? क्या चांद पर सोने के पहाड़ हैं या पानी के ज़खायर या फिर बर्फ़ के तोते? लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी हासिल ना हो सका। काबिल इसके कि मैं आपको चांद पर जाने वालों के बारे में बताऊं, मैं आपको कुछ मालूमात फराहम करना चाहता हूं कि असल में चांद की हकीकत क्या है। ज़मीन का क़ुतर यानी मरकज़ से एक तरफ से दूसरी तरफ का क़ुतर तकरीबन 7,926 मील है और अगर किलोमीटर में देखें तो तकरीबन 12,756 किलोमीटर है। जबकि चांद का रेडियस निफ्स क़ुतर यानी कि 1079.6 मील है या 1737.5 किलोमीटर और डायमीटर यानी औसत क़ुतर 2159.2 मील या 3475 किलोमीटर है। यानी ज़मीन के मुकाबले में चांद एक तिहाई छोटा है। ज़मीन और चांद के दरमियानी फासला तकरीबन 2,38,855 मील या 3,84,400 किलोमीटर है। यानी तकरीबन 30 ज़मीनों को बराबर बराबर रखा जाए तो चांद और ज़मीन का दरमियानी फासला बनता है। इब्तिदा में साइंसदानों का ये ख्याल था कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, लेकिन हालिया मालूमात के मुताबिक ये पता चला है कि चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद है जो कि बहुत थिन है और इसको एक्सफेयर कहा जाता है। इसकी फ़िज़ा में हीलियम, आर्गन, नियॉन, अमोनियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। चांद चमकता है क्योंकि इसकी सतह सूरज की रोशनी को मुनक्किस यानी रिफ्लेक्ट करती है। चांद सूरज की 3 से 12% रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है। चांद का एक दिन ज़मीन के 14 दिनों के बराबर होता है, जबकि रात भी ज़मीन के 14 रातों की बराबर होती है। रात के वक्त चांद का दर्जा हरारत -180 सेंटीग्रेड से -200 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि दिन के वक्त 123 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है। ज़मीन चांद से 81 गुना ज़्यादा वज़न रखती है और चांद की ग्रेविटी यानी कि कशिश सकल ज़मीन के मुकाबले 6 गुना कम होती है। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 बिलियन सालों पहले चांद पर शहाब साकिब ने शदीद तरीन बमबारी की थी, जिसकी वजह से चांद पर अनगिनत गड्ढे मौजूद हैं। चांद हमें गोल नज़र आता है जबकि इसकी शक्ल अंडे से मुशाबहत रखती है। आज साइंसदानों की तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 4.6 बिलियन सालों पहले जब चांद वजूद में आया था, ये तकरीबन ज़मीन से 22,000 किलोमीटर के फासले पर था। साइंसदानों के मुताबिक ये क्योंकि ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब था, इसलिए आज के मुकाबले में उस वक्त तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ा चांद नज़र आता था। जबकि 1400 साल पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई थी कि ए इब्न ख्वास, सूरज और चांद अल्लाह ताला की 2 अजीम निशानियां हैं। पहले सूरज और चांद दोनों की रोशनियां बराबर हुआ करती थी, जैसे आज सूरज चमकता है। चांद भी इतना ही रोशन था और सूरज की तरह चमक और तपिश रखता था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो चांद की रोशनी में से 99% हिस्से को कम कर दिया और 1% हिस्से को बरकरार रखा ताकि दिन और रात के फ़र्क को वाज़ेह तौर पे पहचाना जा सके।
तो अब बात समझ आई कि सूरज की रोशनी को चाँद सिर्फ 3 से 12% ही क्यों मुनक्किस करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, और आज इंसान आसमान पर रास्ते तलाश कर रहा है। चाँद सूरज के मुकाबले में 400 गुना छोटा है, और सूरज चाँद के मुकाबले में ज़मीन से 400 गुना दूर है। यही वजह है कि ज़मीन से सूरज और चाँद का कद-फाल एक बराबर नज़र आता है। चाँद जितना ज़मीन से नज़र आता है, चाँद से अगर ज़मीन को देखा जाए तो ज़मीन 4 गुना ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। हर 14 दिन बाद चाँद पर शदीद तरीन ज़लज़ले आते हैं। इसकी वजह यह है कि चाँद जब ज़मीन से ज़्यादा दूर या ज़्यादा क़रीब हो जाता है तो चाँद पर ज़लज़लों की शिद्दत बढ़ जाती है। ज़मीन से चाँद का सिर्फ 60% हिस्सा ही नज़र आता है। ज़मीन 1000 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से अपने मदार के गिर्द घूमती है, जबकि चाँद की रफ़्तार सिर्फ 10 मील फ़ी घंटा ही होती है। अगर आप चाँद के सफ़र का अंदाज़ा करना चाहते हैं तो अगर एक कार को मुनासिब रफ़्तार से तकरीबन 130 दिन मुसलसल चलाया जाए तो आप चाँद के सफ़र को तय कर पाएंगे। और अगर रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट में अगर सफ़र करें तो 13 दिन में आप ज़मीन से चाँद पे पहुंच जाएंगे। जबकि अगर आप रोशनी की रफ़्तार से सफ़र करते हैं तो 1.50 सेकंड में आप ज़मीन से चाँद तक पहुंच सकते हैं। चाँद का हजम बहरुल काहिल के बराबर है। चाँद पर कुतुबनुमा यानी कंपास काम नहीं करता, और इसकी वजह यह है कि चाँद पर ज़मीन की तरह ग्रेविटी नहीं होती। ज़मीन के लिए तो चाँद मौजूद है, लेकिन निज़ाम शमसी के 2 सैयारे यानी मरकरी और वीनस के कोई चाँद नहीं। चाँद निज़ाम शमसी का 5वां बड़ा सैयारा है। चाँद पर मौजूद मिट्टी जले हुए बारूद से मुशाबहत रखती है। दूर से नज़र आने वाले खूबसूरत चाँद और सितारे देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। रंगों से भरी खला सितारों और सैयारों की दुनिया में सफ़र करने को दिल करता है, लेकिन ये सिर्फ दूर से ही दिलकश लगते हैं, क्योंकि स्पेस में ऐसी रेडिएशंस हैं कि जो इंसान के जेनेटिक्स को तब्दील कर सकती हैं। कई जगह जहरीली गैसें मौजूद हैं तो कहीं कोई गैस ही नहीं। अब बात करते हैं साइंसदानों की कि वो मुसलसल चाँद पर जाने की कोशिशों में क्यों लगे हैं। दरअसल ये एक क्यूरियोसिटी या तजस्सुस है कि चाँद पर हमें क्या कुछ हासिल हो सकता है। चाँद पर कौन सी रिसोर्सेज हासिल हो सकती हैं। चाँद पर कुछ ऐसी रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जो ज़मीन पर नहीं। चाँद पर हमें माइक्रोग्रेविटी में टेक्नोलॉजी बनाने का मौका मिलेगा, और इसके ज़रिए हम डीप स्पेस में जा सकते हैं। चाँद की निस्बत ज़मीन पर क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए साइंसदानों का यह हदफ है कि 2033 तक वो चाँद को फ्लाई बेस बनाते हुए मरीख यानी मार्स का सफ़र करें। 2024 में आर्टिमस 2 के तहत इंसान चाँद पर जाएगा। आर्टिमस 1 में जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था उसको ओरियन कहा जाता है। ये 26 दिन स्पेस में रहा और चाँद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ गया। इसको केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा ने लॉन्च किया था। इसके मुकाबले में चाइना रेडी रोवर चाँद पर भेज चुका है, जो कि चाँद की दूसरी साइड जो कि फार साइड कहलाती है, वहाँ वो अब भी मौजूद है। ये रोवर 2019 में भेजा गया था, और इसके लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया उसे लॉन्ग मार्च 9 कहा जाता है। चाइना इसी रॉकेट की मदद से 2030 तक चाँद पर स्पेस बेस बनाने का मिशन रखता है। इस रेस में अमेरिका भी शामिल है, जबकि रूस चाइना के साथ मिलकर चाँद पर स्पेस बेस बनाने की ख्वाहिश रखता है। अमेरिका चाँद पर जाने के लिए जो रॉकेट की सीरीज़ इस्तेमाल कर रहा है उसे SLS कहते हैं, यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। रॉकेट तो कुछ दूर तक जाते हैं, लेकिन इनसे जुड़े मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। साइंसदानों ने तहकीक की है कि ज़मीन और चाँद की गर्दिश के हिसाब से चाँद पर सामने की सिमत से जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा या चाँद पर पीछे की सिमत से जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पता ये चला कि अगर आप चाँद पर सामने की सिमत से, जिसको रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस रूट पर फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा और चाँद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए चाँद के गिर्द ज़्यादा बेहतर तौर पर चक्कर लगाया जा सकता है। चाँद पर कदम रखने के लिए जो इंसान को ड्रेसअप किया जाता है वो वहाँ की रेडिएशन यानी तापकारी असरात की वजह से ड्रेसअप किया जाता है, क्योंकि इंसान ज़मीन पर पूरे साल में सिर्फ 50 मिलीसीवर्ट ही बर्दाश्त कर पाता है, जबकि चाँद पर 380
मिलीसीवर्ट्स यानी शुआओं की मिकदार बढ़ जाती है। तो ये इंसान के लिए कितनी ख़तरनाक है, आप इन नंबर्स के फ़र्क से खुद अंदाज़ा कर लें। चांद के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम, वो आर्टेमिस 2 के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसका थ्रस्ट 3.8 मिलियन kg है और ये अपने साथ 70,000 किलोग्राम वज़न कैरी कर सकता है। जब ये अपने पहले मिशन पर गया था तो इस स्पेस क्राफ्ट ने ओरिएंट को और 10 क्यूब सैटेलाइट्स को अपने साथ कैरी किया था। इन क्यूब सैटेलाइट्स को भी चांद पर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लॉन्च किया गया था। नासा कुछ नई चीज़ों को भी चांद पर मालूमात हासिल करने के लिए लॉन्च करेगा, जैसा कि अमेज़ॉन एलेक्सा का वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा एक न्यू इन्वेंशन है जो कि बोल सकता है, आपको रिस्पॉन्स कर सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ दे सकता है। मसलन अगर आप पूछते हैं कि मैं आज खाने में क्या पकाऊं, तो ना सिर्फ ये आपको मशवरा देगा बल्कि आपको पूरी रेसिपी भी बताएगा। ये दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है, आपके घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है, इंसानों की तरह आपको मशवरा दे सकता है, आपकी बात सुनकर आपको उसके मुताबिक जवाब दे सकता है। इन्हीं सेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए एलेक्सा को स्पेस में मून मिशन पर भेजा जाएगा ताकि ये अपने सेंसेस की मदद से डेटा कलेक्ट कर सके और कंट्रोल स्टेशन से कोई सवाल अगर पूछा जा सके तो ये उसके जवाबात दे सके। दरअसल एलेक्सा एक AI बेस्ड वॉइस प्लेटफॉर्म है। एलेक्सा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी बहुत कारआमद साबित हो सकता है। साथ ही एलेक्सा वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल भी रखता है, यानी आप बोलकर इसको कमांड दे सकते हैं। आपको नोब घुमाना नहीं पड़ेगी, टच स्क्रीन नहीं करना पड़ेगी, आप बोलकर इसको कमांड दे सकते हैं। यानी आप अगर इसको किसी काम को करने को बोलें तो ये आपकी आवाज़ सुनकर समझकर वही काम करेगा। अब बात करते हैं कुछ मून मिशन पर कंट्रोवर्सी की। रशिया और अमेरिका को सुपर पावर बनने का जुनून सवार था। रशिया ने चांद पर सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। यही नहीं बल्कि रशिया ने चांद पर और भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट भेजे। 1959 में चांद पर इसने स्पेस क्राफ्ट भेजा जो चांद को ऑर्बिट करने और चांद की तस्वीर लेने के लिए भेजा गया था। सर्गी कोरोलेव रशिया के इकलौते साइंटिस्ट थे जो कि चीफ डिज़ाइनर भी थे। रशिया की स्पेस सक्सेस के पीछे इन्हीं का हाथ था। रशिया के बड़े स्पेस मिशन में कोरोलेव सबसे अहम किरदार अदा किया करते थे। 1964 में रशिया के प्रेसिडेंट लियोनिड ब्रेजनेव बने जिन्होंने कोरोलेव को मून मिशन मुकम्मल करने की पूरी आज़ादी दी। लिहाजा रशिया ने यह फैसला किया कि वो 1966 में अमेरिका के अपोलो मिशन से पहले चांद पर लैंड करेगा, लेकिन रशिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की तंगी थी। लिहाजा 95 टन वजनी स्पेस क्राफ्ट के लिए एक बहुत बड़े रॉकेट की ज़रूरत थी जिसका नाम था N1। इसके अलावा इसकी तकमील के लिए बहुत पावरफुल इंजन की ज़रूरत थी, लेकिन रशिया ऐसे इंजन बनाने में नाकाम रहा। लेकिन रशिया ने हार न मानी और कोशिशें जारी रखी। वहाँ अमेरिका पिछले 5 सालों से सैटर्न 1 नामी इंजन बनाने पर काम कर रहा था। इसमें अमेरिका ने 5 बड़े इंजन नस्ब किए। वहाँ रशिया में कोरोलेव ने 30 छोटे छोटे हाई एफिशिएंट इंजन का इस्तेमाल किया, जिसमें 6 इंजन को दरमियान में और 24 इंजन को गोलाई की शक्ल में अतराफ में फिट किया गया। इंजन के थ्रस्ट को बर्दाश्त करने के लिए एक नए मेथड का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था क्लोज्ड साइकिल सिस्टम। अमेरिका को इस मेथड का इल्म था, लेकिन वो इस मेथड को बहुत ख़तरनाक और मुश्किल तस्वुर करते थे। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन मेथड इंजन को जलाकर राख कर सकता था। इसीलिए अमेरिका ने ज़्यादा रिलायबल और कम एफिशिएंट यानी ओपन साइकिल सिस्टम के इंजन को इस्तेमाल किया जो साइज़ में काफ़ी बड़े थे। लेकिन कबल इसके कि रशिया इन इंजन को टेस्ट करता, 14 जनवरी 1966 को कोरोलेव एक बीमारी की वजह से अचानक इंतकाल कर गए और रशियन स्पेस एजेंसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब रशियन स्पेस एजेंसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन 30 इंजन को रॉकेट में फिट करने से पहले टेस्ट कैसे किया जाए। साथ ही इतने सारे इंजन्स को एक साथ लॉन्च कॉम्प्लेक्स में ले जाना भी एक बहुत बड़ा मरहला था। लिहाजा इन सब को अलग अलग लाया गया और फिर इन्हें जोड़ा गया, यानी लॉन्च के वक्त भी N1 में काम जारी था,
जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। रशिया ने 14 लॉन्चेस का प्लान किया था, जिसमें से 12 लॉन्चेस बगैर इंसान के और आखिरी 2 इंसान को लेकर जाने के प्लान रखते थे। 21 फरवरी 1969 में पहला N1 रॉकेट लॉन्च किया गया। लॉन्च के चंद ही सेकंड बाद कोई टेक्निकी खराबी की वजह से 30 में से 2 इंजन बंद हो गए। फिर फ्यूल पाइप में आग लगने की वजह से इलेक्ट्रिकल वायरिंग जलने लगी और यूं एक एक करके सारे इंजन बंद हो गए। सिर्फ 68 सेकंड्स में ही N1 लॉन्च पैड से तकरीबन 30 मील दूर जा गिरा। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही दूसरे रॉकेट को तैयार किया गया, यानी 3 जुलाई 1969 को दूसरा लॉन्च किया गया। लेकिन लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही इंजन नंबर 8 के टर्बो पंप में धमाका हुआ और सारे इंजन बंद हो गए सिवाय एक इंजन के, और अचानक बहुत ज़ोरदार रॉकेट में धमाका हुआ। उस वक्त रॉकेट में 2300 टन फ्यूल मौजूद था, जिसकी वजह से ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसकी धमक 3.8 किलोटन TNT यानी एक छोटे न्यूक्लियर बम के बराबर थी, जिसको अब तक सबसे बड़ा रॉकेट धमाका माना जाता है। इस धमाके से पूरा लॉन्च कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया और रॉकेट का मलबा 6 मील दूर तक फैल गया और धमाके को 22 मील दूर से भी महसूस किया गया। इसके ठीक 17 दिन बाद 22 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने और अमेरिका अपने अपोलो 11 मून मिशन में कामयाब हो गया और इस रेस में अमेरिका ने रशिया को पीछे छोड़ दिया। रशिया में N1 का धमाका इतना भयानक था कि रशिया को लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाने में 2 साल लग गए। नवंबर 1971 में रशिया का तीसरा लॉन्च भी फेल हो गया और ठीक 1 साल बाद नवंबर 1972 में रशिया का चौथा और आखिरी लॉन्च भी फेल हो गया। रॉकेट उड़ने के 107 सेकंड बाद ही किसी टेक्निकी खराबी की वजह से हवा में ही फट गया। रशिया 4 बार लगातार फेल होने के बाद भी कोशिश करता रहा। अगस्त 1974 में रशिया के 5वें लॉन्च को प्रेसिडेंट ब्रेजनेव ने रद्द कर दिया। इस वक्त तक अमेरिका 6 बार चांद पर जाने का दावा कर चुका था। नासा के इन दावों पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने सवालात की बौछार कर दी, जिनमें से कुछ सवालात के जवाबात नासा देने से कासिर रहा। मसलन जब ज़मीन से देखें तो आसमान पर सितारे नज़र आते हैं और आपकी फुटेज में चांद से आसमान पर कोई सितारा नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई एयरक्राफ्ट ज़मीन पर लैंड करता है तो बहुत मिट्टी उड़ती है, जबकि चांद पर आपका स्पेस क्राफ्ट लैंड कर रहा है तो कोई तब्दीली क्यों नहीं आई, कोई मिट्टी क्यों नहीं उड़ी? जिसके जवाब में नासा ने कहा कि वहाँ की ज़मीन सख्त थी। फ़ौरन ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने पूछा, अगर वहाँ की ज़मीन सख्त थी तो आपके फुटप्रिंट कैसे मौजूद हैं? चांद पर जब अमेरिकी झंडा लगाया जा रहा था तो वो लहरा रहा था, जबकि चांद पर तो तेज़ हवा है ही नहीं। इसके अलावा इन अशखास के जो चांद की सतह पर शेड पड़ रहे थे वो कई सवालात उठाते हैं, क्योंकि ये शेड एक से ज़्यादा थे और ये स्टूडियो लाइट्स का शुबा दे रहे थे। साथ ही हेलमेट पर रिफ्लेक्ट होती तस्वीर के बारे में नासा से पूछा गया तो नासा ने लाइल्मी का इजहार किया। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सही हैं या फिर नासा, फैसला अब तक ना हो सका। तो अब बात करते हैं इंडिया के स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान की। चंद्रयान अब तक 3 वीडियो जारी कर चुका है। ये ख़ास इसलिए हैं क्योंकि चांद के इस हिस्से पर पहले कभी कोई नहीं पहुंच सका। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान चांद पर पहुंचा था। उस वक्त चांद पर दिन शुरू हुआ था। तकरीबन 5 या 6 सितंबर तक चांद पर दिन ढल जाएगा और चांद पर रात हो जाएगी और चांद अंधेरों में डूब जाएगा। ना सिर्फ अंधेरा हो जाएगा बल्कि चांद का दर्जा हरारत भी -180 सेंटीग्रेड से -200 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। यूँ चंद्रयान के काम करने की सलाहियत ख़तरे में पड़ जाएगी। शायद वो फिर कभी काम ही ना कर पाए। लेकिन अगर ये दोबारा तुलुए आफताब पर काम कर पाता है तो ये कोई मौजज़ा ही होगा। चंद्रयान कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर ये कामयाब रहता है तो इस रोवर पर लगी डिवाइस ये बताएगी कि चांद की मिट्टी में क्या कुछ है। चांद पर यूरेनियम और हीलियम मौजूद है
टाइटेनियम, गोल्ड या बर्फ़ भी है। दरअसल चंद्रयान ने पानी की खबर तो दी थी, लेकिन ये पानी कितना है और ये किस इस्तेमाल में आ सकता है, चंद्रयान इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेगा। भारत का प्लान ये है कि चांद पर रहते हुए ही चांद की मिट्टी और चांद की चट्टानों की जांच की जाए, न कि अमेरिका की तरह चांद की मिट्टी ज़मीन पर लाके उसकी जांच पड़ताल करें। साथ ही चंद्रयान ये इन्फॉर्मेशन भी देगा कि चांद को स्पेस बेस बनाकर मार्स पर जाया जा सकता है। चंद्रयान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि चंद्रयान चांद के कुतुब जनूबी हिस्से में पहुंचा है, जहां आज तक अमेरिका, चाइना और रशिया भी नहीं पहुंच पाए। यूँ भारत चांद पर जाने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर आता है, लेकिन चांद पर कुतुब जनूबी हिस्से पर पहुंचने में भारत पहले नंबर पर आता है। कुतुब जनूबी हिस्से के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ बर्फ़ और पानी की मौजूदगी हो सकती है। अगर बर्फ़ या पानी मिला तो इसका मतलब ऑक्सीजन के आसार भी होंगे, यानी कुतुब जनूबी के इस हिस्से पर ज़िंदगी की एक उम्मीद मौजूद है। चंद्रयान को ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मून मिशन पर भेजा। 14 जुलाई 2023 को ये मिशन पर निकला है। 5 अगस्त तक ये चांद के मदार में दाखिल हो गया था और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा था। 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने में $7 करोड़ का खर्चा आया, जो कि चाइना, अमेरिका और रशिया के मून मिशन के मुकाबले में बहुत कम है। भारत के इस कामयाब मून मिशन से पूरी दुनिया में भारतीय खुशी से झूम उठे। अब बात करते हैं भारत के मून मिशन की कामयाबी पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तान कहां खड़ा है। किसी ने मीम बनाया कि भारत तो चांद पर अब गया है, हम तो रहते ही चांद पर हैं। चांद पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है और चांद पर गड्ढे मौजूद हैं, जबकि हम भी पानी, बिजली और गैस के बगैर रहते हैं और हमारी इस ज़मीन पर भी लातादाद गड्ढे मौजूद हैं। खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन भारत की इस खुशी में पाकिस्तानी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों की खुशियों में खुश हुआ करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ भारत की ही कामयाबी नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की कामयाबी है। रही बात पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती कि जो इल्म के हुसूल के लिए जद्दोजहद ना करें। दुनिया ज़मीन से दूर जाके चांद पर स्पेस बेस बना रही है और मार्स तक का सफ़र करना चाहती है, जबकि पाकिस्तानी बुनियादी ज़रूरियात के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हुकूमतें आती जाती रहेंगी और इल्ज़ाम तराशी भी कभी ख़त्म ना होगी। अब अगर आसरा है तो उन तालिब इल्मों से है जो तालीम हासिल करके मुल्क की भागदौड़ संभाल सकते हैं और मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अमल शर्त है। चंद्रयान नाकाम हुआ और फिर चंद्रयान 2 भी नाकाम हुआ और इंडिया की पूरी दुनिया में मजाक उड़ाई गई। आज तरक्की याफ्ता ममालिक भी भारत की इस कामयाबी पर हैरान हैं कि वो इतने कम बजट में ऐसे हिस्से पर कैसे पहुंच गया जिसके लिए हम आज तक कोशिशें कर रहे थे और ना पहुंच पाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारी हिदायत करे। अगर इस वीडियो से आपको कोई मैसेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।